नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश के संवैधानिक इतिहास में उन्हें अब तक के सबसे मुखर और प्रभावशाली उपराष्ट्रपतियों में गिना जाता है। धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कई साहसिक बयान भी दिए हैं। सभापति के रूप में राज्यसभा में उनका संचालन और न्यायपालिका की जवाबदेही पर उठाए गए सवाल लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके कार्यकाल के प्रमुख अंशों को दर्शाते हुए एक वीडियो पैकेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी शपथ ग्रहण की क्लिप से लेकर संसद में उनके दिलचस्प और कड़े संवाद शामिल हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगोष्ठी में शिरकत की है। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करना कि दुनिया के अंदर विकसित वही देश हुए हैं जिन्होंने अधिकाधिक शोध और विकास पर ध्यान दिया। वे अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी ने स्पेस साइंस में किया होगा, किसी ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में किया होगा, किसी ने एटॉमिक्स साइंस में आगे काम किया होगा। अलग अलग फील्ड में जिसने जहां पर उसको दिया वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और हमारा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में केवल देश का ही नहीं दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य है। कृषि, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ की जो हमारी क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुरूप उस प्रकार के अनुसंधान को आगे बढ़ाने, प्रकृति के व पर्यावरण के अनुरूप उस प्रकार के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए उसमें और गति देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोध और विकास के इन कार्यक्रमों की गति प्रदेश की भी और देश की भी प्रगति में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। याद करना यह आवश्यक नहीं कि यूरोप के लिए जो उपयुक्त है वह भारत के लिए भी उपयुक्त है, यह आवश्यक नहीं है। हमें भारत के अनुरूप, यहां के जलवायु के अनुरूप, यहां की मिट्टी के अनुरूप उस प्रकार के शोध और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। उस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें लगातार प्रयास करने होंगे और मैं मानता हूं ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर छुपी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है, लेकिन 2047 में जब भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी?
कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति होनी है, इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केवल 2047 को लेकर के नहीं, हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म भी होगा। हमने 2 वर्ष में क्या अचीव करना है। हम केवल 2047 की बात करें और 2027 की बात न करें, 2029 की बात न करें, 2035 की बात न करें, तो यह पब्लिक को अपील नहीं कर पाएगी। पब्लिक को अपील करने के लिए हमें दोनों देने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म क्या हमारा लक्ष्य होगा, मीडियम का क्या लक्ष्य होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी क्या होगी। ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के हमें एक साथ चलना होगा। मैं अपने सभी कृषि विश्वविद्यालयों से, कृषि अनुसंधान के लिए कार्यरत संस्थानों से और कृषि विज्ञान केंद्रों से भी कहूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। हमने यहां पे इजराइल की मदद से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उस समय उन्होंने तकनीकी सहयोग हमें किया था। यहां के वैज्ञानिकों ने उनके साथ प्रशिक्षण लेकर के उसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से ही, जहां शाम 4 बजे लोक भवन में एक बैठक होने वाली है। महिलाओं को स्टॉम्प शुल्क में छूट मिलेगी और छात्रों को नए टैबलेट वितरित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव इसमें स्वीकृत होंगे और नगर पंचायत गठन के प्रस्ताव पास होंगे। वित्त परिवहन विभाग के प्रस्ताव इसमें पेश किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोक भवन में आज 4 बजे एक बैठक होने वाली है। अहम ये बैठक मानी जा रही है, जहां पर शाम 4 बजे का समय इसके लिए मुकम्मल किया गया है। महिलाओं को स्टॉम्प शुल्क में छूट मिलेगी, तो इसी के साथ साथ छात्रों को नए टैबलेट दिए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव इसमें स्वीकृत होंगे। नगर पंचायत गठन के प्रस्ताव इसमें पास होंगे। वित्त परिवहन विभाग के प्रस्ताव भी इसमें पेश किए जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज एक बैठक होने वाली है लोक भवन में। बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक ये होने वाली, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे और इसी के साथ तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगती नजर आएगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, 4 बजे लोक भवन में बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, आज यूपी कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार चर्चाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते आए हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान ने, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बैठक महिलाओं से जुड़ी होने वाली है। अगर बात की जाए जो अहम प्रस्ताव होने वाले, वो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव जो जिस तरीके से पूर्व में चर्चाएं हो रही थी कि महिलाओं को सब्सिडी की बात की जाए, जिस तरीके से पुरुष प्रधान देश की अगर बात की जाए, जिस तरीके से महिलाओं को भी बराबर का सम्मान देने की चर्चा हो रही थी। जिस तरीके से पुरुष अपने नाम पहले जमीन को अपने नाम लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पूरे प्रचलन में बदलाव आ रहा है। अब महिलाओं के नाम ज्यादातर पुरुष अपनी जो महिलाएं होती घर की, उनके नाम जो जमीनें हैं उनको खरीद और बेचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो स्टैंप ड्यूटी है
वो उसके लिए भी रिबेट मिलती है। तो ये अहम प्रस्ताव है, ये भी कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पास हो सकता है। वहीं औद्योगिक विकास की बात की जाए तो औद्योगिक विकास का जो प्रस्ताव है उस पर भी बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सब अहम प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में कृषि को लेकर के भी प्रस्ताव आ सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए नगर विकास की बात की जाए, सिंचाई विभाग की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाया जाए उस पर भी कहीं ना कहीं एक कैबिनेट में इससे चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। बताया ये भी जा रहा है अमन की छात्राओं के लिए भी एक बड़ी सौगात लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक के जरिए आएंगे, क्योंकि छात्रों को भी टैबलेट वितरित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास की ये नीति रही है कि जब पिछली बार प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हुई थी तो उसमें ये अहम प्रस्ताव पास हुआ था कि स्मार्टफोन जितने भी स्नातक और परिस्नातक के जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनको टैबलेट माफ करिएगा स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को देखा और उस पर ये अनियमितता पाई गई है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है उसको गलत इस्तेमाल में ले रही है। तो उन्होंने इस प्रस्ताव को कैंसिल करके अब नए प्रस्ताव की ओर यानी कि स्मार्टफोन से टैबलेट की ओर ले जाने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम प्रस्ताव है जो कि आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में पास किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बड़े ही गहन और विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसले लिए जा रहे हैं और आपकी ओर से ये भी कहा है कि कृषि संबंधित भी कोई प्रस्ताव इसमें पास हो सकता है। तो क्या कुछ संभावना, किस बारे में ये प्रस्ताव हो सकता है कृषियों के लिए? उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कृषि का स्तर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसानों की अगर संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो जो बाढ़ जैसी समस्याएं जब आती हैं उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो खड़ी फसल है उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बाढ़। तो कहीं ना कहीं उस फैसले पर भी चर्चा हो सकती है कि जिस तरीके से अगर बाढ़ प्रभावित करती है किसानों की फसलों को या किसानों को किसी तरीके से प्रभावित करती तो उनके लिए बचत राशि या फिर सहयोग राशि की भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो किसानों के लिए एक ये बड़ी सौगात होगी अगर इस तरीके की चर्चाएं यूपी की कैबिनेट में अगर होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसानों के लिए राहत भरी साथ होगी कि अगर उनकी जो बाढ़ से अगर समस्या से उनकी अगर फसल नष्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको एक परेशानी से निपटने के लिए उनको एक साधन मिल सकता है। जी यह तो हम ये भी देख रहे हैं कि बारिश के चलते किस तरीके से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और हर साल यही हालात देखने को मिलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे कितने भी निर्देश दे ले, लेकिन धरातल पर जो तमाम अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या इस मद्देनजर भी कोई फैसला या कोई सख्त निर्देश यहाँ पर सीएम की ओर से जारी किए जा सकते हैं मंत्रियों को? निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए जब से बाढ़ की समस्या यानी कि जब से जो मानसून की जो यानी कि जून प्रथम माह से ये मुख्यमंत्री ने पहले से आदेश कर दिया था कि जितने भी बाढ़ संबंधित जगह हैं उनको सिंचाई मंत्री खुद जाकर के उसको सुनिश्चित करें कि वहां पर जितने भी डैम्स हैं और जितने भी बाढ़ प्रबंधित जो समस्या है वो पूरी तरीके से पालन जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कर रखी है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके जो पूर्व में हो रखे हैं उन पर किस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगातार मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग रही है, सिंचाई विभाग की मॉनिटरिंग प्रॉपर तौर से रही है, सिंचाई मंत्री ने प्रॉपर मॉनिटरिंग करी। लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी समस्या जब एक विकराल रूप लेती है तो कहीं ना कहीं इससे गांव के गांव बहुत ज्यादा तबाह हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री ने पहले से ये स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं अगर किसी भी विभाग में कोई भी समस्या किसी भी अधिकारी के खिलाफ पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति पे जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि जब मानसून खत्म होगा तो क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं, किस तरीके के अधिकारियों पर शिकंजा मुख्यमंत्री करते हैं। बिल्कुल, और ये तमाम वो लूप होल्स हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। बहरहाल 4 बजे की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। और इस बीच वक्त लाइक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता को सम्मानित किया गया। सचिवालय पेंशनर समिति द्वारा ये सम्मान शुभांशु के उल्लेखनीय चयन और इसी के साथ राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण के प्रतीक स्वरूप प्रदान किया गया। शुभांशु शुक्ला के माता पिता श्री शंभू दयाल शुक्ल, जो कि पूर्व में राज्य सरकार में निजी सचिव के पद पर कार्यरत है, तो वहीं उनकी माता श्रीमती आशा शुक्ला को समिति ने शॉल एवं स्मृति कर सम्मानित किया है। कार्यक्रम में पेंशनर सचिवालय के पूर्व अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी की वरिष्ठ नेताओं संग एक मुलाकात होने वाली है। यूपी की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा संभावित तौर पर होगी और चुनावी तैयारियों पर बात भी हो सकती है। दिल्ली दौरा यूपी के लिए अहम माना जा रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी के वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात भी होने वाली, जिसमें संभावित रणनीति को लेकर चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस की एक छात्रा की आत्महत्या किए जाने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने डेंटल डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर एम सिद्धार्थ समेत 4 प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई 18 जुलाई को हुई आत्महत्या की घटना के बाद की गई है, जिसमें पुलिस ने विश्वविद्यालय से 5 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। छात्रा की आत्महत्या को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके आंतरिक जांच समिति एक गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है और इसी के साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अवैध रूप से खाद तस्करी तेजी से जारी है। बीते दिन एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ तस्कर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से बड़ी मात्रा में खाद नेपाल ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कथित तौर पर चौरिया और करमैनी गांव के बीच बने चक रोड का बताया जा रहा है, जो तस्करों का मुख्य रास्ता भी बताया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते से लंबे समय से खाद की अवैध तस्करी हो रही है, लेकिन प्रशासन और कृषि विभाग कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है। इससे क्षेत्र में किसानों को नुकसान हो रहा है। कालाबाजारी की आशंका लगातार बढ़ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच फिलहाल शुरू करने की बात कही जा रही है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई राइफल और कारतूस चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंबेडकर नगर स्थित ठेकेदार लल्लन सिंह के ऑफिस से चोरी की गई लाइसेंसी राइफल, 122 कारतूस और शस्त्र लाइसेंस को पुलिस ने देर रात बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में सूरज कहार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरब मोहाल के वार्ड नंबर 10 का निवासी बताया जा रहा है
और इसकी उम्र 25 वर्ष है। एसपी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर पन्नूगंज रोड स्थित रेलवे फाटक के पास एक कटरे में छापेमारी की गई और इसके बाद आरोपी सूरज यहां पर छिपा मिला पाया गया। पूछताछ के दौरान उसने खुद टांड से राइफल और कारतूस निकालकर पुलिस को सौंप दी और उसके पास से टायर खोलने वाला रिंच भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ललन सिंह और उनके चाचा भूपेंद्र सिंह ठेकेदार हैं और अंबेडकर नगर में किराए के मकान में उनका ऑफिस है। थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र अंतर्गत मोहल्ला अंबेडकर नगर में दिनांक 18-19 जुलाई की रात्रि में एक खाली घर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक अदद लाइसेंसी राइफल, 40 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 75 अदद जिंदा कारतूस 45 mm और 7 अदद खोखा कारतूस 45 mm चोरी कर लिए गए थे। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगाई गई थी। टीमों के अथक प्रयास से 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सूरज कहार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की गई लाइसेंसी राइफल और सभी कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर प्रांगण और उसके आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। सावन मंगलवार के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा भी देखा गया। मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस द्वारा दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की तैनाती के साथ साथ दर्शन मार्ग को बैरिकेडिंग से सुरक्षित किया गया था, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति मऊरानीपुर पहुंचे। उन्होंने केदारेश्वर मंदिर में पत्नी संग पूजा अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। कोतवाली पहुंचकर चौकीदारों को टॉर्च और छाता भी उन्होंने बांटा है। इसके बाद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। वार्षिक निरीक्षण के तहत थाने की व्यवस्था देखकर संतोष उन्होंने जताया है और इस दौरान एसडीएम अजय कुमार समेत पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, आज मैं जनपद झांसी के थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में वार्षिक निरीक्षण के लिए आया हूँ। थाने पर हमने सभी वरिष्ठ पत्रकारों को, संभ्रांत व्यक्तियों को और जितने भी हमारे थाने पर पढ़ने वाले जो चौकीदार है उन सबको भी मिला हूँ। फिलहाल संभ्रांत व्यक्तियों से हर एक चीज पे हम लोगों ने बात किया है और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रसिद्ध केदारेश्वरनाथ मंदिर भी है, उसके संबंधित कावड़ यात्रा भी चल रहा है, तो उससे संबंधित भी वार्ता की गई है और यहाँ के लोगों ने हमारी जो तैयारी है, हमारी जो जागरूकता है और हमारे अलर्टनेस है उसके लिए संतुष्टि व्यक्त किया है। फिलहाल हमने भी पूरा रूट चेक किया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंदौली से है, जहां के मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र स्थित धरना गांव में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर अरविंद यादव की जिम में घुसकर हत्या कर दी। बदमाशों ने अरविंद की थार पर फायरिंग भी की। घायल अरविंद को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से 315 बोर और प्रतिबंधित बोर के कारतूस बरामद किए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की शंका यहाँ पर जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। जैसे हम जिम बंद करके गए, वो सब आए, करे भैया बोले दीजिए चाबी रहे, फिर अपना वो सब आए। घर पर गए तब मम्मी बोली कि वहाँ पर नहीं है भैया, तब यहाँ पर आए, सब फायर किए, 5-6 गोली मारे। फिर लगे खोपड़ा में, जैसे वो कल्लू यादव और वो शास्त्री, पिता नाम शास्त्री और उनका बेटा एक है, क्या बोलते हैं वो, राम लखन, और उन्हीं का बेटा है एक अमर यादव, एक बाबा यादव है और एक है काजू यादव, ओम प्रकाश यादव। लगभग 11 बजे के आसपास रात्रि में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कहीं गोली चली है। उसके बाद में यहाँ पे तत्काल पुलिस फोर्स पहुँची है और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो जानकारी ये हुई है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा
एक अरविंद यादव नामक व्यक्ति को कुछ गोली के माध्यम से घायल किया गया है। उसके बाद में परिवारजन द्वारा उनको BHU में भेजा गया है। वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। वर्तमान में जिनके द्वारा ये घटना की गई है चंदौली से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या यहां पर कर दी गई है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिम में घुसकर युवक की हत्या की गई है। इससे पहले उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी बदमाशों की ओर से की गई। बताया गया है कि पुरानी रंजिश के चलते यहां पर ये मर्डर किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर वो शख्स बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है। खबर बहराइच से है, जहां प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित ग्रीन सुपर शॉपी में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे शोरूम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रात करीब 1 बजे के आसपास लोगों ने शोरूम से धुआं उठता देखा, जिसके बाद तेज लपटें उठने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर वाराणसी से है, जहां शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे घाटों के किनारे स्थित कई पुराने मंदिर पानी उनमें भर गया है। गंगा किनारे स्थित ललिता घाट, शीतला घाट और मणिकर्णिका घाट के आसपास क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई मंदिरों की सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है। और इसी के साथ स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि नदी किनारे जाने से बचें, और साथ ही जल पुलिस की टीमें भी गश्त पर लगा दी गई हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।